हेलो फ्रेंड्स, पीकेपी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सब साइंस के अति महत्वपूर्ण 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में 17/9/2018 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे जा चुके हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन का द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा कितना होता है। यहाँ पे जल लिखा होना चाहिए कि जल में हाइड्रोजन का द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा कितना होता है, तो 1:8 होता है। कितना होता है भाई? 1:8 होता है। इस बात को याद रखिएगा। आप क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी कि जल क्या है। जल क्या है? तत्व है, यौगिक है या मिश्रण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे जल एक प्रकार का यौगिक है। क्या है भाई? जल एक प्रकार का यौगिक है। जल का अणुसूत्र क्या होता है? H2O होता है और इसका आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 18 होता है। एक होता है भारी जल। ड्यूटेरियम ऑक्साइड को भारी जल कहा जाता है। अणुसूत्र होता है D2O और इसका आणविक द्रव्यमान होता है 20। याद रखिएगा। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। कितना होता है दोस्तों? 7 होता है। इस बात को भी जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जल का घनत्व अधिकतम कितने डिग्री सेल्सियस ताप पर होता है? तो जल का घनत्व अधिकतम जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर अधिकतम होता है। और जल का आयतन न्यूनतम कितने डिग्री सेल्सियस ताप पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल का आयतन क्या होता है? न्यूनतम। तो दोनों का आंसर 4 डिग्री सेल्सियस ही हो जाएंगे, लेकिन घनत्व पूछेंगे अधिकतम तो बतलाना है 4 डिग्री पे, और आयतन पूछेंगे न्यूनतम कब होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जब तक किसी पिंड पर वो संतुलित बल लागू किया जाता है तब तक किसमें निरंतर परिवर्तन होते रहता है। यहाँ पे पर होना चाहिए। जब तक किसी पिंड पर वो संतुलित बल लागू किया जाता है तब तक किसमें निरंतर परिवर्तन होते रहता है, तो राइट आंसर हो जाएंगे चाल में निरंतर परिवर्तन होते रहता है। अब बात आया चाल का, तो चाल का ऐसे मात्रक क्या होता है? चाल का ऐसे मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। फिर हो जाता है बेग। बेग का ऐसे मात्रक क्या होता है? बेग का भी ऐसे मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। याद रखिएगा। लेकिन चाल एक अदिश राशि है जबकि बेग एक सदिश राशि है। बल का ऐसे मात्रक क्या होता है? बल का ऐसे मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है भाई? न्यूटन होता है। इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाले भारत के पहले शहर का नाम बताइए। तो रोबोट का उपयोग करके ट्रैफिक को नियंत्रित कौन सा शहर कर रहा है? तो आपको बताना है इंदौर। कौन करते हैं भाई? इंदौर। ये पहला शहर है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 18वें समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है। 18वें समूह के तत्व को अक्रिय गैस कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? अक्रिय गैस कहा जाता है। और अक्रिय गैस की कुल संख्या कितना है? 6 है। कितना है? 6 है। इस बात को याद रखिएगा। और इसका खोज रेले, रेमजे तथा लोकेयर नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब अक्रिय गैस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करते हैं। अक्रिय गैस कौन कौन है? सबसे पहले देखते हैं हीलियम, फिर हो जाएंगे नियॉन, फिर हो जाएंगे आर्गन, फिर क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। क्या है भाई? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 2। नियॉन का परमाणु संख्या 10। आर्गन का कितना होता है? 18। क्रिप्टॉन का परमाणु संख्या कितना होता है? क्रिप्टॉन का होता है 36। जेनॉन का परमाणु संख्या 54 और रेडॉन का परमाणु संख्या कितना होता है? 86 होता है। इस बात को भी जरूर याद रखिए। क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कृत्रिम सांस के लिए किस किस गैस के मिश्रण का उपयोग किया जाता है? हीलियम और ऑक्सीजन गैस के मिश्रण का उपयोग किया जाता है अस्पतालों में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विद्युत बल्ब को भरने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? आर्गन का उपयोग किया जाता है। और वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? आर्गन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे होंगे कि अजनबी गैस के नाम से किसे जाना जाता है? तो अजनबी गैस के नाम से जेनॉन को जाना जाता है। इस बात को भी याद रखिएगा। अजनबी गैस या स्ट्रेंजर गैस जेनॉन को कहा जाता है। और कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे रेडॉन। एक ऐसा अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अक्रिय गैस के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन हीलियम को छोड़कर, याद रखिएगा, हीलियम के बाहरी कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन ही है। याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे बात आया था आवर्त सारणी का, तो आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? मेंडलीव को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मेंडलीव को आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। और आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे माना जाता है? मोसले को। किसे माना जाता है भाई? मोसले को आधुनिक आवर्त सारणी का जनक माना जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की कुल संख्या कितना है? 7 है। और वर्गों की कुल संख्या कितना है? 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल किसके रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर आ जाएंगे वजन के रूप में। किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल किस रूप में जाना जाता है? वजन के रूप में जाना जाता है। वजन बोलिए या भार, दोनों एक ही बात है। अब देखिए भार का ऐसा मतलब क्या होता है? न्यूटन होता है। क्या होता है दोस्तों? न्यूटन होता है। कभी कभी आपसे भार बराबर फार्मूला भी पूछ सकते हैं एग्जाम में कि भार बराबर सूत्र क्या होता है? तो भार बराबर हो जाएंगे द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण। क्या होते हैं? द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण होता है। जगह परिवर्तन होने से भार बदल जाता है लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलता है, इस बात को भी जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहता है जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। क्या कहते हैं दोस्तों? अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। मतलब केंद्र की ओर जो बल लगता है उसको कहते हैं अभिकेंद्रीय बल, और केंद्र से बाहर की तरफ जो बल लगता है उसको कहते हैं हम अपकेंद्रीय बल। क्या कहते हैं? अपकेंद्रीय बल कहते हैं। इस बात को भी जरूर याद रखिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कपड़ा सुखाने वाला मशीन और मक्खन निकालने वाला मशीन किस सिद्धांत पे काम करता है? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे काम करता है। इस बात को भी जरूर याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कौन से जानवर गर्म खून वाला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे कबूतर। वहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन आएंगे, लेकिन 4 ऑप्शन में सबसे ज़्यादा गर्म खून किसका होगा? कबूतर होगा, कबूतर का होगा। तो ये ऑप्शन डिपेंड क्वेश्चन है, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बात आया था खून का, तो खून का पीएच मान कितना होता है भाई? तो खून का पीएच मान होता है 7.4। मानव शरीर का जो खून पाया जाता है वो उसका पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। जो क्षारीय प्रवृत्ति होता है, किस प्रवृत्ति का होता है? क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। इस बात को भी जरूर याद रखिएगा। और एक वयस्क मनुष्य में कितना लीटर खून पाया जाता है? 5 से 6 लीटर खून पाया जाता है। और महिलाओं में पुरुष की तुलना में कितना लीटर खून कम पाया जाता है? तो 1/2 लीटर खून कम पाया जाता है। खून का रंग लाल जो होता है किसके वजह से होता है? तो खून का रंग लाल हीमोग्लोबिन के वजह से होता है। हीमोग्लोबिन के वजह से होता है। इस बात को भी जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? पोरपोइसेस। क्या हो जाएंगे? पोरपोइसेस नामक जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है। इस बात को याद रखिएगा। अब बात आया था ध्वनि का, तो ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग का एग्जाम्पल है। इस बात को याद रखिएगा। और ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यम में अलग अलग होता है। हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देते हैं। जैसे वायु में पूछेंगे ध्वनि का वेग कितना होता है, तो वायु में ध्वनि का वेग हो जाएंगे 332 मीटर प्रति सेकंड। कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। क्वेश्चन पूछेंगे जल में ध्वनि का वेग कितना होता है? 1483 मीटर प्रति सेकंड। कितना होता है दोस्तों? 1483 मीटर प्रति सेकंड होता है। और समुद्री जल में कितना होता है? यदि क्वेश्चन पूछ लेंगे समुद्री जल में ध्वनि का वेग कितना होता है, तो आपको बताना है 1533 मीटर प्रति सेकंड होता है। कितना होता है? 1533 मीटर प्रति सेकंड होता है। और एल्युमिनियम में कितना होता है? तो एल्युमिनियम में बताना है 6420 मीटर प्रति सेकंड। 6420 मीटर प्रति सेकंड होता है। तापमान के बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ जाता है और तापमान के घटने से ध्वनि का वेग घट जाता है। इस बात को भी जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वॉशिंग सोडा के एक अणु में कितने पानी के अणु मौजूद होते हैं? मतलब हुआ कि वॉशिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु पाए जाते हैं? तो सबसे पहले वॉशिंग सोडा का अणु सूत्र लिखते हैं। क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O। कितना होता है? 10H2O। तो इससे क्या पता चला कि वॉशिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु पाए जाते हैं? 10 अणु पाए जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों? 10 अणु पाए जाते हैं, याद रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वॉशिंग सोडा को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे धोबिया सोडा भी कहा जाता है। सोडियम कार्बोनेट भी इसे कह सकते हैं। इस बात को भी जरूर याद रखिएगा।
तो धोबिया सोडा, सोडियम कार्बोनेट या वाशिंग सोडा एक ही बात हुआ, सबका सूत्र यहाँ पे लिखा हुआ है। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि खाने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है। खाने वाला सोडा का सूत्र होता है NaHCO3, याद रखिए क्या होता है NaHCO3। और साधारण नमक का सूत्र क्या होता है NaCl, क्या होता है दोस्तों NaCl होता है। ये भाई भी बात याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि खाने वाला नमक जो है भाई, इसे और किस नाम से जाना जाता है। इसे टेबल सॉल्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, टेबल सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, पौधे में लचीलापन किस उत्तक के कारण होता है। पौधे में जो लचीलापन होता है वो किस उत्तक की वजह से होता है। ये हो जाएंगे कोलेन कायमो नामक उत्तक के कारण पौधे में लचीलापन होता है, याद रखिएगा। पौधे में भोजन का परिवहन कौन सा उत्तक करता है, तो फ्लोएम करता है। कौन सा करता है, फ्लोएम नामक उत्तक पौधे में भोजन का परिवहन करता है। और जाइलम, याद रखिएगा जाइलम नामक उत्तक जो है ये जल का परिवहन करता है, फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बस, कहता है कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है। 4 ऑप्शन रहेंगे, उनमें से राइट आंसर क्या होता है भाई, आयरन। याद रखिएगा आयरन तत्व का जो प्रतीक है ये लैटिन नाम से लिया गया है। अब आपको लैटिन शब्द से संबंधित, लैटिन भाषा से संबंधित बहुत सारे जानकारी बताते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं, जैसे क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई सोना का लैटिन नाम क्या होता है, तो सोना का लैटिन नाम होता है औरम। क्या होता है भाई, औरम होता है, इस बात को याद रखिएगा। चांदी का लैटिन नाम क्या होता है, अर्जेंटीनम होता है। क्वेश्चन पूछेंगे सीसा का लैटिन नाम क्या होता है, पलम्बम होता है। क्या होता है दोस्तों, पलम्बम होता है। कॉपर का लैटिन नाम होता है क्यूप्रम। क्या होता है, क्यूप्रम होता है। और सोडियम का लैटिन नाम बताना है नात्रियम। क्या होता है, नात्रियम। पोटेशियम का लैटिन नाम कालियम। क्या होता है भाई, कालियम होता है। और लोहा का लैटिन नाम क्या होता है, फेरम होता है। क्या होता है दोस्तों, फेरम होता है। तो लैटिन नाम से संबंधित ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। फिर से देखिए, सोना का लैटिनम औरम, चांदी का अर्जेंटीनम, सीसा का पलम्बम, कॉपर का क्यूप्रम, सोडियम का नात्रियम, पोटेशियम का कालियम और लोहा का फेरम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निषेचित अंडा युग्मनज किस में प्रत्यारोपित होता है। निषेचित अंडा युग्मनज किस में प्रत्यारोपित होता है, तो गर्भाशय में प्रत्यारोपित हो जाता है, इस बात को याद रखिएगा। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं, तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, निषेचन कहते हैं, इस बात को भी जरूर याद रखिएगा। और मानव में कितना गुणसूत्र पाया जाता है, तो 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है और गिनती में 46 होंगे। कितने हो जाएंगे, 46 हो जाएंगे, याद रखिएगा। और बच्चों में लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र पर निर्भर करता है, तो पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है बच्चों का लिंग निर्धारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है कंडक्टर का प्रतिरोध किन कारक पर निर्भर नहीं करता है, तो कंडक्टर का प्रतिरोध दबाव पर निर्भर नहीं करता है, इस बात को याद रखिएगा। बात आया था प्रतिरोध का, तो प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का ऐसे मात्रक एम्पियर होता है। क्या होते हैं दोस्तों, एम्पियर होता है, इस बात को भी जरूर याद रखिएगा। और प्रतिरोध, विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध किस वैज्ञानिक ने बतलाया था, ओम नामक वैज्ञानिक ने बतलाया था। अब देखिए यहाँ पे आया था कंडक्टर का, तो सबसे अच्छा कंडक्टर किसे माना जाता है, सबसे अच्छा कंडक्टर चांदी को माना जाता है। किसे माना जाता है भाई, चांदी को सर्वश्रेष्ठ चालक माना जाता है। और दूसरे नंबर पे कौन सा है, दूसरे नंबर पे है तांबा। कौन सा है, तांबा को दूसरे नंबर पे चालक की गिनती में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, कहता है किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती हैं। किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है, तो आपको बतलाना है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में ऑक्सीजन जो है ना हवा में मुक्त होती हैं। अब बात आया प्रकाश संश्लेषण का, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता पड़ती है, पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता पड़ती है, इस बात को याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग में सबसे ज़्यादा होती है, तो लाल रंग में सबसे ज़्यादा होती है। प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है, किस में होता है भाई, केवल दिन में होता है, इस बात को भी जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, धातु
ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएंगे एल्युमिनियम। क्या हो जाएंगे? एल्युमिनियम हो जाएंगे। इस बात को जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं हम, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है बॉक्साइड। कौन सा है दोस्तों? बॉक्साइड आपको बतलाना है, इस बात को भी जरूर याद रखिएगा। और पारा का प्रमुख अयस्क कौन सा है? पारा का प्रमुख अयस्क सिनेबार है। कौन सा है? सिनेबार होता है, इस बात को याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्वेश्चन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक प्रकार का प्रजनन जिसमें एक पौधे के शरीर का हिस्सा एक नए व्यष्टि में विकसित होता है जिसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे वनस्पति प्रसार। यहाँ पे प्रचार लिख दिया है, प्रसार होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कोई बल 1 केजी पिंड की गति को 4 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है। बल द्वारा किया गया कार्य की गणना कीजिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे इसका? 24 जूल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 24 जूल हो जाएंगे। इसका आप सॉल्यूशन हम आपको बतलाते हैं कैसे होंगे। देखिए, वस्तु गति कर रहा है, इस वजह से यहाँ पे कार्य जो है ना गतिज ऊर्जा में परिभाषित हो जाएंगे। और गतिज ऊर्जा बराबर फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हाफ एम का वैल्यू कितना दिया है? 1 केजी दिया गया है। और वी का वैल्यू जो आपके पास है अलग अलग है। क्या है? बड़ी वी जो है अंतिम जो है 8 मीटर प्रति सेकेंड है और प्रारंभिक वेग है 4 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 1/2 गुना 1 करेंगे तो 1/2 होंगे। 8 8 कितना हो जाएंगे? 64। और 4 चौके कितना हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे दोस्तों? 16 हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 1/2 और 64 में जब 16 घटाएंगे तो कितना बचेंगे? 48 बचेंगे। कितना बचेंगे दोस्तों? 48 बचेंगे। इस बात को याद रखिएगा। और 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? 24 जूल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 24 जूल हो जाएंगे। इस बात को याद रखिए। क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी कि वस्तु के वेग को यदि हम 2 गुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा कितना गुनी हो जाएंगे? 4 गुनी हो जाएंगे। 3 गुना करने पर गतिज ऊर्जा कितना गुनी हो जाते हैं? 9 गुना हो जाते हैं। और वेग 4 गुना करने पर गतिज ऊर्जा 16 गुनी हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, बात आया था कार्य का, तो कार्य के बारे में देखते हैं। कार्य का ऐसे मात्रक क्या होता है? कार्य का ऐसे मात्रक जूल होता है। और कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। और कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं दोस्तों? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन से माध्यम में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है? तो राइट आंसर हो जाएंगे ठोस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती हैं। अब देखिए, अलग अलग माध्यम में ध्वनि का वेग अलग अलग होता है और निर्वात में ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती हैं। अब बताते हैं सबसे ज़्यादा किस में होता है? ध्वनि का वेग ठोस में होता है। उसके बाद किस में होता है? द्रव में होता है। और सबसे कम बोलेंगे तो गैस में होता है। किस में होता है दोस्तों? गैस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कताएं कौन ठोस, तरल और गैस रूपों में बाहर निकलता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे अधातु। अधातु जो है ना, अधातु जो है आपके पास ये ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। कैसे पाया जाता है? हम आपको एग्जाम्पल देके समझाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए 17वां वर्ग का जो तत्व है, 17वां वर्ग का तत्व जो हाइड्रोजन तत्व कहलाते हैं, इसमें हो जाता है फ्लोरीन, फिर होता है क्लोरीन, फिर ब्रोमीन है, आयोडीन है और एस्टेटिन होता है। अब देखिए, फ्लोरीन और क्लोरीन ये गैसीय अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में पाया जाता है? गैसीय अवस्था में पाया जाता है। और ब्रोमीन जो है ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। और आप बात आया आयोडीन एस्टेटिन का, तो ये ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो इससे क्या पता चला? ये सभी अधातु हैं। और किस किस रूप में पाया जाता है? ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में ये पाए जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? वो धातु जो है ना, ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे ब्रोमीन। कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? ब्रोमीन। और धातु के बारे में पूछेंगे कि कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाए जाएंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे पारा। क्या हो जाएंगे? पारा हो जाएंगे। परमाणु संख्या कितना होता है? 80 होता है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? अगला क्वेश्चन है, किसी क्षैतिज पावर लाइन के एकदम नीचे के बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी जिसमें
पश्चिमी छोर से देखे जाने पर धारा पूर्व की दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वामोवर्त। क्या हो जाएंगे? वामोवर्त हो जाएंगे। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर आप अच्छे तरीके से अपना ग्रुप डी एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, तो इस चैनल से ज़रूर जुड़िए, क्योंकि हम इस चैनल पे प्रत्येक दिन अब जो है ना आपका क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कराएंगे। जैसे आज करा है इसी तरीके से कंटिन्यू चलते जाएंगे, और बहुत सारा क्वेश्चन को हम सॉल्व करा के रखे भी हैं प्रैक्टिस सेट के रूप में। आप चैनल में प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद।